मैंने चांदी की सुइयां इसकी आंखों, कानों और जुबान में पेवस्त कर दी हैं बॉस। अब ये न देख सकेगी, न सुन सकेगी और न बोल सकेगी। जोसेफ ने आंखों के बाद शंकारा के दोनों कानों और जुबान में चांदी की एक एक सुई पेवस्त करने के बाद कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ ने डिबिया बंद करके जेब में रखी और फिर उसने दूसरी जेब में हाथ डालकर चांदी की बनी हुई 2 हथकड़ियां निकाली। उसने पहले शंकारा के पैरों में हथकड़ियां डाली और फिर उसने शंकारा को सीट पर आगे किया और उसके दोनों हाथ उसके अक्कम में करके उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। ओके बॉस, ये काम तो हो गया। अब शंकारा हमारी कैदी है, ये कहीं नहीं भाग सकती। जोसेफ ने उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। इमरान के साथी हैरत भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे, जैसे उनकी समझ में ना आ रहा हो कि ये जोसेफ सब कुछ क्या कर रहा है। मास्टर, अगर शंकारा को इस तरह से कैद किया जा सकता था तो आपने इतनी देर इसे आज़ाद क्यों छोड़ रखा था? जवाना ने इमरान की जानिब हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। इसका जवाब जोसेफ देगा। क्यों जोसेफ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस। जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। यस बॉस नहीं, इन्हें इनकी बात का जवाब दो। मैंने बॉस के कहने पर फादर जोशुआ से राब्ता किया था। फादर जोशुआ ने मुझे बताया कि शंकारा इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक सलाहियतों की मालिक बन गई है। वह चूंकि एक जहरीली दलदल से निकल कर आई है, इसलिए अब उसको कैद किया जाना नामुमकिन है। इसलिए हमें इसे हलाक करने के लिए अफ्रीका के जंगलों का सफर करना ही पड़ेगा और शंकारा हमेशा के लिए एक ही सूरत में फना हो सकती है, जब वो काशारा का जिस्म हासिल कर ले। फादर जोशुआ ने मुझे बताया कि शंकारा अफ्रीका के जंगलों में जाने के लिए हमारे साथ ही सफर करेगी। शंकारा बज़ाहिर तो हमारी हमदर्द होगी, लेकिन हम जैसे ही अफ्रीका की हदूद में दाखिल होंगे, शंकारा हमसे अलग हो जाएगी। खास तौर पर वह मुझे मकाशो बनाकर अपने साथ ले जाएगी। फिर फादर जोशुआ ने कहा कि अगर हम शंकारा को अपने साथ रखना चाहते हैं तो हमें उसके बोलने, सुनने और देखने की सलाहियतों को ख़त्म करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे बेहोश शंकारा की कानों, आंखों और जुबान पर चांदी की सुइयां लगानी होंगी। अब ना ये कुछ सुन सकती है, ना देख सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। हम इसे इसी हालत में जंगलों में ले जाएंगे। फिर हम शाहबाग के पहाड़ के नीचे से काशारा का जिस्म निकालेंगे और एक खास अमल करेंगे तो हम शंकारा को आज़ाद कर देंगे, ताकि शंकारा काशारा के जिस्म में समा जाए। जैसे ही शंकारा काशारा के जिस्म में समाएगी, हम इसे हमेशा के लिए फना कर देंगे। जोसेफ ने उन्हें सारी तफसील बताते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार तालियां बजाने लगा। तुम नॉन स्टॉप इतनी ज़बरदस्त तकरीर कर लेते हो, ये तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। इमरान ने कहा तो उसके साथियों के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मास्टर, आपने तो कहा था कि हम पहले अफ्रीका के मुल्क साकाल जाएंगे, उसके बाद हम क्रोटम जजीरे और फिर शुमाली जंगलों में जाएंगे। इस लिहाज से तो अफ्रीका के जंगल अभी सैकड़ों मील दूर हैं। फिर जोसेफ ने शंकारा को अभी से क्यों कैद कर लिया है, जबकि इसने कहा है कि इसके फादर जोशुआ ने कहा था कि शंकारा को 1000 मीटर पहले काबू किया जाए। जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम जिन रास्तों पर सफर कर रहे हैं उस सिमत से शुमाली जंगल 1000 मीटर के फासले पर ही है। यहाँ से जहाज टर्न होकर साकाल जाएगा, इसलिए जोसेफ ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है, वरना शंकारा यहाँ से फरार होने में देर न लगाती। इमरान ने कहा। तो क्या शंकारा उड़ते हुए जहाज से बाहर छलांग लगा देती? सुलेमान ने कहा। हाँ, वो जोसेफ को मिकाशो बनाकर और तुम्हें अपना खानसामा बनाकर साथ ले जाती। इसके लिए जाहिर है 3000 फुट की बुलंदी से जोसेफ के साथ साथ तुम्हें भी छलांग लगाना पड़ती, और वो भी पैराशूट के बगैर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? मुझे क्यों? मैं जंगलों का बासी तो नहीं हूँ। सुलेमान ने घबराए हुए लहजे में कहा। शंकारा मुझसे ज्यादा तुम्हारी तरफ घूर रही थी, जिसे लगता था कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है। वो तुम्हें जंगलों में अपना वो बनाने के लिए ले जाती। वाह वाह, जंगलों में जंगलियों कैसे अंदाज में तुम्हारी और शंकारा की शादी होती तो न मंगनी होती, न मेहंदी लगती, न छुआरे बढ़ते। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा तो उसके साथी खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि सुलेमान बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। बॉस, अचानक पीछे बैठे हुए टाइगर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। लो भाई, मेंढगी को भी जुकाम हुआ, फरमाएं जनाब। इमरान ने उसकी तरफ पलटते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुल्क साकाल जाने के बजाय इस जहाज को क्रोटम जजीरे की तरफ ले जाएं और वहीं से उस जजीरे पर ड्रॉप हो जाएं। टाइगर ने कहा। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इस जहाज में पैराशूट्स नाम की कोई चीज नहीं है। बगैर पैराशूट के हम उस जजीरे पर कूदे तो हमारी हड्डियों का भी कुछ पता न चलेगा। इमरान ने कहा। तो फिर वहां जाने के लिए आप क्या जरिया इस्तेमाल करेंगे? टाइगर ने पूछा। समुद्र की सतह पर दौड़ते हुए उस जजीरे पर जाएंगे। उससे टांगे तो थकेंगी, मगर पेट्रोल की बचत हो जाएगी। क्या ख्याल है? इमरान ने कहा तो टाइगर अपने अहमकाना सवाल पर खुद ही शर्मिंदा हो गया। मास्टर, टाइगर शायद ये पूछना चाहता है कि क्रोटम जजीरे पर जाने के लिए हम इसी तरह हवाई सफर करेंगे या समुद्री? जवाना ने टाइगर को शर्मिंदा होते देखकर उसकी हमायत में जल्दी से कहा। समुद्री रास्ते में हमें खासा वक्त लग जाएगा। चीफ ने एयरपोर्ट पर एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हायर करा रखा है। हम उस हेलीकॉप्टर पर सफर करेंगे। हमारे पास कीमती सामान है जिसे लेकर हम जहाज से ड्रॉप नहीं हो सकते, वरना शायद हम इसी जहाज से क्रोटम जजीरे पर पहुंच जाते। इमरान ने कहा।
हेलीकॉप्टर में हम कितनी देर में जजीरा क्रोटम पहुंच जाएंगे? सुलेमान ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में। क्यों, क्या तुम्हें वहां जाने की जल्दी है? इमरान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। शंकारा ने बताया था कि हमारे दूसरे साथी उस जजीरे पर खतरे में घिर चुके हैं, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचकर कार्रवाई करनी चाहिए, सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा। अच्छा जी, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें अपने साथियों की, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपका क्या ख्याल है? हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए, सुलेमान ने तुर्की व तुर्की जवाब देते हुए कहा। अच्छा भाई जासूस खानसामा साहब, करो फिक्र, मुझे क्या, इमरान ने कहा। यह आप मुझे बार बार जासूस खानसामा क्यों कह रही हैं? सुलेमान ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। जासूसों के साथ अगर कोई खानसामा सफर करेगा तो वो जासूस खानसामा ही कहलाएगा। अगर तुम कुछ और कहलवाना चाहती हो तो खुद ही बता दो, इमरान ने कहा। आप सोए हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, सो जाएं, जब स्टेशन आ जाएगा तो मैं आपको खुद ही जगा दूंगा, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। एयरपोर्ट को स्टेशन कहने पर सब साथी मुस्कुराए बगैर न रह सके। तकरीबन 3 घंटों के बाद जहाज अफ्रीका के शहर साकाल के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इमरान ने उन सबको जहाज में रहने का कहा और खुद जहाज से निकलकर आला हुक्काम से मिलने चला गया और फिर उसकी वापसी 2 घंटे बाद हुई। चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, मैंने क्लियरेंस ले लिया है। हम एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर क्रोटम जजीरे पर जा रहे हैं, इमरान ने कहा। तो वो सब अपना अपना सामान उठाने लगे। जोसेफ ने शंकारा को एक स्याह रंग के प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया था। उसने इस बैग को कंधों पर उठाया और फिर वो सब जहाज से निकलते चले गए। इमरान ने वहां न जाने क्या चक्कर चलाया था कि एयरपोर्ट पर ना उनकी चेकिंग की गई थी और ना ही उनके सामान को चेक किया गया था। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में सवार एक बार फिर हवा की बुलंदियों पर सफर कर रहे थे। 1 घंटे के सफर के बाद वो एक बड़े जजीरे पर परवाज कर रहे थे। इमरान पायलट की साइड वाली सीट पर था, जबकि उसके साथी हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में सवार थे। इमरान की आंखों पर दूरबीन लगी हुई थी। वो नीचे जजीरे को देख रहा था, जहां हर तरफ घने और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह चूंकि इसी डिग्री पर सफर करते हुए इस तरफ आए थे, इसलिए उन्हें जाशाल का आकाशनामी जहाज दिखाई नहीं दे रहा था, जो इस जजीरे के दूसरे साहिल पर मौजूद था। इमरान पायलट को हदायत दे रहा था। अब हेलीकॉप्टर खासी नीची परवाज कर रहा था। वो दूरबीन से अपने साथियों को देखने की कोशिश कर रहा था, मगर घने दरख्तों में कोशिश के बावजूद उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस हमें यहीं उतार दो, इमरान ने जंगल के दरमियानी हिस्से में एक खाली स्पॉट देखते हुए पायलट से कहा। तो पायलट ने सर हिलाया और उसने हेलीकॉप्टर नीचे उतारना शुरू कर दिया। आपने एयर मार्शल से बात करते हुए कहा था कि इस जजीरे पर आपके चंद साथी फंसे हुए हैं, जो इत्तफाकन मोटर बोट में आग लगने की वजह से समुद्र में तैरते हुए इस तरफ आ गए थे। क्या ये आपको आपके साथियों ने लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर बताया था? पायलट ने पहली बार इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इसीलिए तो मैं और मेरे साथी इस तरफ आए हैं, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। मैं हैरान हूँ, अगर वो इस जंगल में हैं तो अब तक जिंदा कैसे हैं? पायलट ने हेलीकॉप्टर नीचे लाते हुए कहा। क्यों? इमरान ने कहा। यह जजीरा खतरनाक जजीरों में से एक है। इस जजीरे पर आने वाला इंसान मुश्किल से ही जिंदा बचता है। जजीरे पर खौफनाक दरिंदों और जहरीले जानवरों की इस कदर बहुतात है जिससे किसी सूरत बच निकलना नामुमकिन है, पायलट ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। जागन अलमोटो, पायलट ने अपना नाम बताते हुए कहा। देखो जागन, मेरे साथी बेहतरीन शिकारी हैं। वो शुमाली जंगलों में शिकार की घर से जा रहे थे। दरिंदों से लड़ना उन्हें आता है, और रही बात जहरीले जानवरों की, तो ये जदीद दौर है। वो उन जहरीले जानवरों के एंटीबायोटिक इंजेक्शन अपने साथ लाए थे, इसलिए वो अभी तक जिंदा हैं, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। ओह अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ अपने साथियों को ढूंढने के लिए ही आए हैं तो फिर आप इस जंगल में क्यों उतर रहे हैं? आपके एयर मार्शल से ताल्लुकात थे तो आप उनसे हेलीकॉप्टरों का स्क्वाड मंगवा सकते थे। हेलीकॉप्टरों के सर्वे से बहुत जल्द उनका पता लगाया जा सकता था। इस तरह तो आप जंगलों में घूमते रह जाएंगे, पायलट ने कहा। साकाल के एयर मार्शल से मेरे करीबी ताल्लुकात जरूर हैं, मगर इतने नहीं कि वो मेरे चंद साथियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों का स्क्वाड भेज देता। अगर वो ऐसा कर भी लेता तो हुकूमत से इजाजत लेने, उन्हें सूरत हाल बताने और कागजी कार्रवाई में न जाने कितना वक्त लग जाता, जबकि मैं जल्द से जल्द अपने साथियों तक पहुंचना चाहता हूं, इमरान ने कहा। तो पायलट ने इस बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर के पैड्स जमीन से लग चुके थे। इमरान ने सर से हेडफोन उतारा, सीट बेल्ट खोली और फिर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। पायलट ने हेलीकॉप्टर का पिछला दरवाजा खोल दिया था, जहां से इमरान के साथी बैग उठाए बाहर आ रहे थे। कुछ रह तो नहीं गया? इमरान ने अपने साथियों से पूछा, तो उन्होंने इनकार में सर हिला दिया। इमरान ने पायलट को मखसूस अंदाज में इशारा किया तो पायलट ने भी जवाबन असबात में सर हिला दिया और हेलीकॉप्टर बुलंद करता चला गया। बुलंदी पर जाकर हेलीकॉप्टर मुड़ा और उस तरफ उड़ता चला गया जिस तरफ से आया था। उसके साथियों में चूंकि ब्लैक जीरो का इजाफा हो गया था, इसलिए वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। इसका नाम मिस्टर डागल है, ये वाइल्ड एक्सपर्ट हैं। मैं इन्हें साकाल से खसूसन अपने साथ लाया हूँ।
इमरान ने जवानों और टाइगर को बताया, जबकि जोसेफ और सुलेमान चूंकि ब्लैक जीरो को जानते थे इसलिए वे इमरान की बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे। ब्लैक जीरो ने जहाज में अपना मेकअप बदल लिया था। वो उन सब के बाद जहाज से निकला था और फिर इमरान ने उसका एक नए नाम से अपने साथियों से तारुफ करवाया था। मिस्टर इमरान, हम यहाँ आपके साथियों की तलाश के लिए आए हैं। क्या मैं आपके साथ रहूं या मैं अलग रहकर उन्हें अपने अंदाज में तलाश करूं? ब्लैक जीरो ने कहा, बेहतर तो यही है कि आप अपने तौर पर उन्हें तलाश करें, हम अपने तौर पर आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम अपने साथियों को ढूंढने में आसानी रहेगी। वैसे भी हम सबके पास B5 ट्रांसमीटर हैं जिनसे हम एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, इमरान ने कहा। ब्लैक जीरो को अलग रखने का प्रोग्राम पहले से तय था ताकि वो उनके पीछे रहकर उनकी निगरानी कर सके और अगर वो किसी मुश्किल में फंस जाएं तो ब्लैक जीरो उनकी मदद कर सके। ओके, तब फिर मैं शुमाल की तरफ जाता हूँ, आप जनूब की तरफ जाएं। आपके साथी इन्हीं तरफ में हो सकते हैं क्योंकि इस जजीरे पर यही वो जगहें हैं जहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें फल और चश्मे मिल सकते हैं। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक जीरो ने अपना सफरी बैग कांधों पर डाला और बारी बारी उनसे हाथ मिलाकर शुमाल की तरफ चल पड़ा। क्या ख्याल है, कुछ देर आराम कर लिया जाए या आगे बढ़ा जाए? इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। सारे रास्ते आराम ही करते हैं मास्टर, मेरा ख्याल है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, जवाना ने कहा। गुड, तो चलो अपना अपना सामान उठा लो, हम जनूब की सिमत जाएंगे। इमरान ने अपना बैग उठाकर कांधे पर डालते हुए कहा, बॉस, हम जंगल में पहुंच चुके हैं, आगे हमारे रास्ते में खतरात ही खतरात हैं। बेहतर होगा कि आप सबको यहीं एंटी इंजेक्शंस लगा दें, जोसेफ ने कहा। ओह हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने अपना बैग कांधों से उतारा और उसे खोलने लगा। बैग से उसने एक मेडिकल बॉक्स निकाला और उसे खोलने लगा। अभी उसने बैग खोला ही था कि अचानक जंगल एक तेज और खौफनाक धाड़ से गूंज उठा। ये धाड़ किसी शेर की थी। फिर उन्हें एक और शेर के धाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने तेजी से अपने मशीन पिस्टल्स निकालकर हाथों में पकड़ लिए और चारों तरफ देखने लगे, जहां हर तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं। अभी वो इधर उधर देख ही रहे थे कि उन्हें चारों तरफ से मुतअद्दिद शेरों के धाड़ने की आवाज़ें सुनाई दी और फिर अचानक उन्होंने चारों तरफ से झाड़ियों को हिलते देखा और फिर अचानक ही उन्होंने झाड़ियों से बड़े बड़े और ताकतवर शेरों को निकलते देखा। शेर चारों तरफ मौजूद झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गए थे। उनकी तादाद 10 थी और वो शेर आम शेरों से कहीं जीसम और खौफनाक दिखाई दे रहे थे। इसे कहते हैं सर मंडवाते ही औले पड़े, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर खौफ या परेशानी का कोई तासुर नहीं था। उन शेरों को देखकर ना जोसेफ के चेहरे पर सिलवट आई थी और ना ही टाइगर परेशान हुआ था, लेकिन शेरों की धाड़ें सुनकर और उन्हें सामने आता देखकर सुलेमान बेचारे का रंग जरूर उड़ गया था। उसने खौफजदा होकर यूं थर थर कांपना शुरू कर दिया था जैसे वो उन शेरों के निर्गे में अकेला ही हो और वो शेर उसे वाकई चीर फाड़ कर रख देंगे। जाशाल का चेहरा जोश और मुसरत के बायस टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखों में गैर मामूली चमक दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में शीशे की एक गोल बोतल थी जिसका पैंदा चांदी का था और उसके मुंह पर भी चांदी का ढक्कन लगा हुआ था। बोतल में स्याह रंग का धुआं लहराता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। लहराते हुए धुएं में कभी कभी एक भयानक शक्ल बन जाती थी जो जाशाल को गुस्से और बेबसी से देखती थी और फिर दोबारा धुएं में तब्दील हो जाती थी। ये धुआं साकाली का था जिसे जाशाल ने मावराई ताकतों से धुआं बनाकर इस बोतल में बंद कर लिया था। साकाली को जाल से निकालकर और इस बोतल में बंद करने में जाशाल को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी और उसे इस काम में खासा वक्त लगा था, लेकिन बहरहाल वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। उसने साकाली को बोतल में कैद करने के बाद उन पुजारियों को वापस भेज दिया था जो दायरे में खड़े उसके हुक्म से मंतर पढ़ रहे थे। अब जहाज में पहले जैसी सरगर्मियां दिखाई दे रही थीं। आपने साकाली को बोतल में कैद करके बहुत महान काम किया है आका। अब ये इस बोतल से कभी आज़ाद नहीं हो सकेगी, शिगाल ने कहा जो जाशाल के करीब खड़ा था। जाशाल महान है और महान काम जाशाल के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मैंने शंकारा की दस्ते रास्त साकाली को अपने कब्जे में कर लिया है। इस तरह अब बहुत जल्द शंकारा भी मेरे कब्जे में होगी और फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा और बलवान बन जाऊंगा, जाशाल ने फाखिराना लहजे में कहा। जरूर आका, अब आपकी कामयाबी यकीनी है, शिगाल ने खुशामदाना लहजे में कहा। अब तुम ऐसा करो कि इस बोतल को ले जाकर किसी ऐसी जगह छुपा दो जहां शंकारा का ख्याल भी ना पहुंच सके। वो बहुत जल्द इस जजीरे पर पहुंचने वाली है। मैंने उसके बारे में साकाली से तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं, जाशाल ने कहा। ओह, क्या साकाली आसानी से जुबान खोलने पर आमादा हो गई थी आका? शिगाल ने चौंक कर पूछा। नहीं, मैंने उसे बोतल में कैद करके दहकते हुए अंगारों पर रख दिया था। जब बोतल का पैंदा सुरख हो गया और साकाली आग में जलने लगी तो उसने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया, जाशाल ने कहा। ओह, उसने क्या बताया आका? शिगाल ने कहा। उसके लहजे में बेचैनी थी। उसने बताया कि इस जजीरे पर वो जिन 8 मनुष्यों को लाई है वो इमरान के साथी हैं जिसने अपने एक गुलाम जोसेफ के साथ मिलकर शंकारा को धाती बोतल में कैद किया था।
उन सबको साकाली शंकारा के हुक्म से यहाँ लाई थी ताकि वो इमरान और जोसेफ को इस बात के लिए मजबूर कर सकें कि वो दोनों शंकारा के हमरा अफ्रीका के जंगलों में उस जगह जाएं जहाँ पहाड़ के नीचे काशारा दफन है। काशारा के जिस्म को शाबाक पहाड़ के नीचे से जोसेफ यानी मकाशो और उसका साथी इमरान ही निकाल कर ला सकते हैं। इसकी वजह तो साकाली ने मुझे नहीं बताई, लेकिन उसने ये ज़रूर बता दिया है कि बहुत जल्द शंकारा इमरान और मकाशो को लेकर यहाँ पहुँचने वाली है। जैसे ही वो यहाँ आएगी वो इमरान और मकाशो पर मावराई अमल करके उन्हें अपना ताबे बना लेगी और फिर वो दोनों बल्कि उसके तमाम साथी वही करेंगे जो शंकारा का हुक्म होगा। जाशाल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आका आपको चाहिए कि उन इंसानों को आप हलाक करने के बजाय जिंदा गिरफ्तार कर लें। एक तो साकाली आपकी कैद में है, दूसरे इमरान के साथी भी आपके कब्जे में आ जाएंगे, तो शंकारा को हर हाल में आपके सामने आना पड़ेगा। शंकारा आपके सामने आ गई तो उसे कब्जे में करना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। शिगाल ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। साकाली अब मेरे कब्जे में है, अब इस जजीरे पर मेरे लिए और कोई खतरा नहीं है। तुम इस बोतल को ले जाओ, मैं अपने साथियों के साथ जजीरे पर जा रहा हूँ। मुझे ये मालूम हो रहा है कि उन सबको पकड़ने के लिए मुझे मावराई अलूम का सहारा लेना पड़ेगा, वरना वो आसानी से काबू में नहीं आएंगे। जाशाल ने कहा, ठीक है आका, मैं इस बोतल को किसी खुफिया मुकाम पर छुपा कर जजीरे पर ही आ जाऊंगा। शिगाल ने कहा तो जाशाल ने इस बात में सर हिला दिया। उसने बोतल शिगाल के हवाले की तो शिगाल बोतल लेकर गायब हो गया। शिगाल के जाने के बाद जाशाल अपने साथियों को हुक्म देने लगा कि वो जहाज से मजीद कश्तियाँ उतारें। अब वो सब उस जजीरे पर जाएंगे। चुनाचे उसके हुक्म से कश्तियाँ उतार ली गईं। फिर जाशाल के तमाम पुजारी उन कश्तियों में सवार हो गए और कश्तियाँ जजीरे की तरफ बढ़ती चली गईं। जाशाल ने जहाज की हिफाजत के लिए जहाज के हमले के साथ चंद वाइल्ड कमांडोज को भी वहां छोड़ दिया था। जाशाल सबसे अगली कश्ती पर सवार था। चंद ही लम्हों में वो सब साहिल पर पहुंच गए। जाशाल को साहिल पर आते देखकर वाइल्ड कमांडोज रामदास तेजी से भागता हुआ वहां आ गया। उसने जाशाल को फौजी अंदाज में सलूट किया। जनाब आप यहाँ? उसने कहा। उसके लहजे में कदरे परेशानी का अंसर था। हाँ क्यों? तुम परेशान क्यों नजर आ रही हो? जाशाल ने कहा, आपने जिन अफराद की हलाकत का हुक्म दिया था वो शायद जंगल की तरफ निकल गई हैं। कमांडर ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम भी उनके पीछे जंगल में चले जाओ। अब तुमने उन्हें हलाक नहीं करना, मैं उन्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। जाशाल ने कहा, जनाब आपको एक बुरी खबर सुनाना थी। कमांडर ने कहा। वो खासा सहमा हुआ था। बुरी खबर क्या मतलब, क्या हुआ है? जाशाल ने चौंक कर कहा, उन्होंने हमारे 7 कमांडोज हलाक कर दिए हैं। कमांडो ने उसी तरह डरे हुए लहजे में कहा तो जाशाल बेख्तियार उछल पड़ा। हलाक कर दिए हैं? ओह, ये तुम क्या कह रही हो रामदास? वो जंगल में कहीं छुपे हुए थे। हमने यहाँ हर तरफ गैस बम फायर किए थे, लेकिन शायद उन्होंने मुंह पर गैस मास्क चढ़ा रखे थे जिसकी वजह से वो बेहोश नहीं हुए। जब मेरे साथियों ने जंगल में तलाश करने गए तो उन्होंने मेरे साथियों पर हमला करके उन्हें छाप लिया। उन्हें हलाक करके न सिर्फ उन्होंने उनके लिबास उतार लिए बल्कि उनका असलहा और बैग भी साथ ले गए। कमांडर ने तफसील बताते हुए कहा तो जाशाल का चेहरा धुआं सा हो गया। ओह, मेरे 7 साथियों को हलाक कर दिया गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अब सरदार ज़काटा और पुजारन शातानों को यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। वो अपनी तमाम ताकतों के साथ यहाँ आ जाएंगे। जाशाल ने गुस्से और परेशानी के आलम में जबड़े भींचते हुए कहा, सरदार ज़काटा और पुजारन ताशाना, ये कौन है जनाब? कमांडर ने डरते डरते जाशाल से पूछा। वो जो भी हैं, तुम उन्हें छोड़ो और अपने कमांडर को लेकर फौरन जंगल में चले जाओ। अब जैसे भी हो, मुझे वो 8 अफराद जिंदा चाहिए। जल्दी जाओ। जाशाल ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। यस सर, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ सर, कमांडर ने कहा। उसने एक बार फिर फौजी अंदाज में सलूट किया और मुड़कर अपने साथियों की तरफ बढ़ गया और उन्हें चीख चीख कर हदायत देने लगा। और फिर वो वाइल्ड कमांडर्स को लेकर जंगल में घुसता चला गया। शंकारा के आने से पहले मैं सरदार ज़काटा और पुजारन शाताना की नजरों से यहाँ छुपा रहना चाहता था, मगर मेरे 7 आदमियों की हलाकत की वजह से मामला बिगड़ गया है। अब उन्हें यकीनन मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो जाएगा और वो यहाँ पहुँचने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएंगे। जाशाल ने परेशानी के आलम में खुद कलामी करते हुए कहा। उसकी पेशानी पर लकीरों का जाल सा फैल गया था। वह चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने आंखें बंद की और जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने आंखें खोलकर जोर से जमीन पर पांव मारा और उसी लम्हे उसके सामने एक जोरदार कड़ाका हुआ और मिट्टी का गुबार सा उठा और दूसरे लम्हे उसके सामने एक बंदरनुमा इंसान नमूदार हो गया। उसके जिस्म पर भूरे रंग के बाल थे। उसका मुंह भी उन बालों में छुपा हुआ था और उसकी आंखें गोल और सुरख थीं। वकाटा हाजिर है आका, हुक्म। बंदरनुमा इंसान ने जाशाल के सामने झुकते हुए कहा। वकाटा, मुझे शंकारा की खबर चाहिए। वो कहाँ है और इन जंगलों में कब और किन रास्तों से आएगी? जाशाल ने उस बंदरनुमा इंसान से करख्त लहजे में कहा। वकाटा चंद लम्हों की मोहलत चाहता है आका, वकाटा ने कहा। चंद लम्हों से ज्यादा मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता, जाशाल ने कहा। वकाटा के लिए चंद लम्हे ही बहुत हैं, वकाटा ने कहा और उसने आंखें बंद कर ली और फिर गर्दन उठा दी।
एक लम्हे के लिए उसका जिस्म लर्जा और फिर उसने यकदम आंखें खोल दी। उसकी नजरें आसमान पर जमी हुई थीं। चंद लम्हे जैसे वो आसमान की वुसअतों में देखता रहा, फिर उसने गर्दन सीधी की और ज़ाशाल के सामने झुक गया। मैंने मालूम कर लिया है आका, वकाटा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो फिर बताओ, ज़ाशाल ने जल्दी से कहा। वो आ रही है आका। इस दुनिया के वक्त के मुताबिक वो अगले चंद घंटों में इस जंगल में होगी। मगर क्या? तुम कहते कहते रुक क्यों गए? वकाटा, जो बात है बताओ, मैं सब जानना चाहता हूँ। आका, शंकारा जिन मनुष्यों के साथ यहाँ आ रही है वो मनुष्य बेहद चालाक और खतरनाक हैं। उन्होंने शंकारा को अंधी, बहरी और गूंगी बना दिया है। वो शंकारा को अपने साथ कैदी बनाकर रखना चाहते हैं ताकि शंकारा उनके कामों में रुकावट पैदा न कर सके और वो काशारा का जिस्म हासिल करके उसे फना कर सके। वकाटा ने कहा तो ज़ाशाल बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या कहा? वो लोग शंकारा को फना करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उन्होंने शंकारा को अपना कैदी बना लिया है। ये कैसे मुमकिन है? ज़ाशाल ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो वकाटा ज़ाशाल को तफसील बताने लगा कि जोसेफ ने शंकारा को किस तरह अंधी, बहरी और गूंगी बनाया था, जिसे सुनकर ज़ाशाल की आंखें और ज्यादा फैल गई थीं। अगर शंकारा उनकी कैद में रही तो वो मेरे सामने कैसे आएगी, और जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी मैं उसे अपने कब्जे में कैसे करूंगा? ज़ाशाल ने परेशान होते हुए कहा। आपको उनकी कैद से शंकारा को रिहाई दिलानी होगी आका, वरना शंकारा को इस हालत में कभी होश नहीं आएगा और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं शंकारा को फना नहीं होने दूंगा। उसे मैं अपने कब्जे में करके दुनिया का सबसे बलवान इंसान बनना चाहता हूँ। अगर शंकारा फना हो गई तो मेरे सारे सपने, मेरी सारी तपस्या खत्म हो जाएगी। ज़ाशाल ने लरजते हुए लहजे में कहा। हाँ आका, अगर शंकारा फना हो गई तो ऐसा ही होगा, वकाटा ने कहा। हाँ, तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? ज़ाशाल ने घुराते हुए कहा। आप हुक्म दें आका। क्या तुम उन मनुष्यों से शंकारा को छीन कर ला सकते हो? ओह नहीं आका, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन क्यों नहीं है तुम्हारे लिए? शंकारा हमारे लिए देवी का मुकाम रखती है आका। उसकी शक्तियां महान हैं। अगर हमने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो हम जलकर राख हो जाएंगे। मैं तो क्या, शंकारा को जिंदा इंसानों की बजाय कोई शक्ति भी नहीं छू सकती हूँ। लेकिन तुम मुझे ये तो बता सकते हो कि वो मनुष्य शंकारा को यहाँ लाकर कहाँ ले जाएंगे? आका, वो शंकारा को जनूबी रास्ते से लाएंगे। और वकाटा ने कहा और ज़ाशाल को बताने लगा कि इसके बाद वो क्या करेंगे। क्या तुम मुझे उस जगह की निशानदेही कर सकते हो जहाँ वो आएंगे? ज़ाशाल ने पूछा। हाँ आका, आप आंखें बंद करें, मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। वकाटा ने कहा तो ज़ाशाल ने आंखें बंद कर लीं। वकाटा ने अपना एक हाथ ज़ाशाल के चेहरे की तरफ झटका तो अचानक ज़ाशाल को जंगल का वो हिस्सा दिखाई देने लगा जहाँ इमरान और उसके साथी शंकारा को लेकर आने वाले थे। ठीक है, मैंने वो जगह देख ली है। अब तुम जाओ और सागाई को बुला लो। सागाई, दरिंदों की रानी? वकाटा ने चौंक कर कहा। हाँ जाओ, जल्दी बुलाओ उसे। ज़ाशाल ने कहा तो वकाटा अचानक धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। चंद लम्हों बाद ज़ाशाल के सामने एक बार फिर कड़ाका सा हुआ और अचानक वहां एक हैबतनाक औरत नमूदार हो गई। उस औरत का जिस्म भी बालों से भरा हुआ था। उसके हाथ पांव बड़े बड़े और चौपायों की तरह नजर आ रहे थे और उसकी शक्ल भी जंगली बिल्लियों जैसी थी। उस औरत की पेशानी पर एक मुड़ा हुआ और नोकीला सींग भी था। सागाई हाजिर है आका, उस खौफनाक शक्ल वाली औरत ने ज़ाशाल के सामने झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में किसी नागिन की सी फुंकार थी। सागाई, तुम जंगलों और जंगलों में बसने वाले दरिंदों की रानी हो। तुम अपनी महान शक्तियों से दरिंदों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देती हो। जंगली दरिंदे तुम्हारी जुबान समझते हैं और तुम उनकी। हाँ आका, इसलिए दरिंदे मुझे अपनी रानी मानते हैं, सागाई ने फुंकारते हुए अंदाज में कहा। संबाला के जंगलों में तो तुम्हारा राज था, क्या तुम इस जंगल के दरिंदों को भी अपने वंश में कर सकती हो? हाँ आका, इस जंगल के तमाम दरिंदों और जानवरों को मैं अपने वश में कर सकती हूँ, आप हुक्म करें। तो सुनो, यहाँ चंद अफराद शंकारा को लेकर आने वाले हैं। वो जहाँ आएंगे उस जगह की निशानदेही मैं तुम्हें करा देता हूँ। तुम दरिंदों को वश में करो और उन्हें उस जगह पर ले जाओ। जैसे ही वो लोग यहाँ पहुंचे तुम दरिंदों को हुक्म देना कि वो उन तमाम मनुष्यों को चीर फाड़ कर रख दें। उनमें से किसी इंसान को जिंदा नहीं बचना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें जंगल के तमाम दरिंदों को ही क्यों न अपने वंश में करना पड़े। सागाई आपके हुक्म की तामील करेगी, सागाई ने सर झुकाकर कहा तो ज़ाशाल ने सागाई को उस जगह की निशानदेही कराई तो सागाई फौरन वहां से गायब हो गई। फिर ज़ाशाल ने अपने पुजारियों को हुक्म दिया कि वो एक श्लोक पढ़ते हुए जंगल में फैल जाएं। उन सबको भी वहीं पहुंचना होगा जहां उसने सागाई को भेजा था। कमांडर रामदास वाइल्ड कमांडोज को लेकर पहले ही जंगल में चला गया था। अब पुजारी भी उस जंगल में चले गए थे। साहिल पर अब सिर्फ ज़ाशाल खड़ा था। अभी ज़ाशाल खड़ा कुछ सोच रहा था कि अचानक जमीन यूं हिलने लगी जैसे जबरदस्त भौचाल आ गया हो। साथ ही तेज गूंज और गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई और फिर ज़ाशाल के सामने जमीन पर एक हौलनाक धमाका हुआ और वहां एक बड़ा सा शगाफ बन गया। ज़ाशाल ये सब देखकर उछल पड़ा था। अचानक शगाफ में से जैसे आग का फवारा सा फूट पड़ा। शगाफ में से आग निकलते देखकर ज़ाशाल घबराकर कई कदम पीछे हट गया। फिर अचानक ज़ाशाल को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दे दिया हो।
वो उछला और उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इससे पहले कि वो उड़ता, अचानक रेतली जमीन से शाखें फूट निकली और जमीन पर तेजी से फैलकर जाशाल के जिस्म पर सांपों की तरह से लिपटती चली गईं। उन शाखों के साथ कांटे थे। कांटों वाली शाखें जब जाशाल के जिस्म से लिपटी तो जाशाल के हलक से बेख्तियार दर्दनाक चीखें निकल गईं। जानवरों को अपनी तरफ मुतवज्जा होते देखकर वो सब एक लम्हे के लिए बौखला गए थे, क्योंकि उन जानवरों में दरिंदे भी थे, जिनमें शेर, स्याह चीते, धारीदार चीते और ऐसे ही कई खतरनाक जानवर थे। उन्होंने खौफनाक आवाजों में गुर्राना शुरू कर दिया। ओ, इन जानवरों ने हमें देख लिया है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, जाशाल ने साकाली को मावराई ताकतों से कहीं गायब कर दिया है, जिसकी वजह से इन जानवरों की आंखों से पर्दा हट गया है, वरना पहले ये हमें नहीं देख सकते थे, जूलिया ने कहा। अब क्या करना है? तनवीर ने कहा। करना क्या है, हमें खुद को दरिंदों से बचाकर यहाँ से निकलना है, वरना ये हमें हलाक कर देंगे, सफ्तर ने कहा। लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, क्या हमें इन सबको हलाक करना होगा? चौहान ने पूछा। हो सकता है धमाकों की आवाज सुनकर ये यहाँ से भाग जाएं। धमाकों की आवाजों से अमूमन जानवर भाग जाते हैं, सदीकी ने कहा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ये जंगल तो इसी तरह इन खौफनाक जानवरों से भरा हुआ है, नोमानी ने कहा। हम वहीं जाएंगे जहाँ हमें साकाली ले जाना चाहती थी, जूलिया ने कहा। आपका मतलब है उन खंडरात में जहाँ साकाली के कहने के मुताबिक हम जाशाल और उसके साथियों से महफूज रह सकती हैं, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, जूलिया ने कहा। उसी लम्हे एक शेर ने जोरदार धाड़ मारी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर दूसरे दरिंदे भी धाड़ने और गुर्राने लगे थे। फायर, जूलिया ने कहा। तो उन सब ने अचानक उन दरिंदों पर फायरिंग शुरू कर दी जो उनके नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। जंगल फायरिंग की तेज आवाजों और जानवरों के धाड़ने और चीखने की आवाजों से गूंज उठा। फायरिंग होते ही शेर और चीते खून में लथपथ होकर गिर पड़े थे, जबकि बहुत से जानवर चीखते हुए इधर उधर भाग निकले। चलो निकलें यहाँ से, जूलिया ने कहा। तो वो दरिंदों पर फायरिंग करते हुए चश्मे की मुखालिफ सिमत में चल पड़े। फायरिंग की तेज आवाज से जानवर भागते हुए दरख्तों के पीछे दुबक गए थे। मिस जूलिया, हमें साकाली ने यह बताया ही नहीं कि वो खंडर कहाँ हैं, सफ्तर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। कहीं ना कहीं तो होंगे, जंगल में एक जगह पड़े रहने से तो बेहतर है कि हम उन खंडरात को तलाश करते रहें। रात होने वाली है, हमें रात गुजारने का कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। हमने कई दरिंदों को मार दिया और कई दरिंदे जख्मी होकर भाग निकले हैं। जख्मी होने वाले दरिंदे हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए अब हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हमारे पास महदूद असलहा है, इसे हम सिर्फ जरूरत के तहत ही इस्तेमाल करेंगे, जूलिया ने कहा। तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। सामने कद्दे आदम झाड़ियों में उन्हें पगडंडी नुमा रास्ता नजर आया तो वो उस तरफ बढ़ गए। वो कितार की सूरत में आगे जा रहे थे। सबसे आगे जूलिया थी और सबसे आखिर में सदीकी। वो सब एहतियात से चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। झाड़ियों में दाएं बाएं उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे बहुत से जानवर उनके इर्द गिर्द चल रहे हों। वो दाएं बाएं झाड़ियों में इक्का दुक्का फायर कर देते ताकि जानवर उनसे दूर रहें, मगर इसके बावजूद उन्हें झाड़ियों के हिलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। चंद लम्हों बाद उन्हें हर तरफ से गुर्राहटों की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। मिस जूलिया, हमारे इर्द गिर्द जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही है, कैप्टन शकील ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, जो उसके पीछे था। तो क्या करें? जूलिया ने परेशानी के आलम में कहा। हमें इनसे छुटकारा हासिल करना होगा, वरना हम में से शायद कोई भी जिंदा न बच सके, कैप्टन शकील ने कहा। तुम ठीक कहते हो, इर्द गिर्द झाड़ियों में फायरिंग करते हुए भाग चलो। जहाँ ज्यादा खतरा हो वहाँ बम फेंक दो। तुम्हारे बैगों में यकीनन बम भी होंगे, जूलिया ने कहा। तो उन्होंने इस बात में सर हिलाकर बैगों से बम निकाल लिए और दाएं बाएं झाड़ियों में मुसलसल फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तनवीर और चौहान ने दाएं बाएं 2 बम उछाल दिए और एक के बाद दीगरे 2 धमाकों ने पूरे माहौल को हिला दिया था। इन खौफनाक धमाकों के नतीजे में जानवरों में जैसे अफरा तफरी सी फैल गई थी और वो वहीं दुबक गए थे। झाड़ियों में खामोशी देखकर वो तेजी से दाएं बाएं घूमते हुए पगडंडी नुमा रास्ते पर दौड़ते चले जा रहे थे कि अचानक उनके रास्ते में एक कवि हैकल शेर छलांग लगाकर उनके सामने आ गया। वो जूलिया के बिल्कुल करीब कूद कर आया था। इससे पहले कि वो दोबारा छलांग लगाकर उन पर हमलावर होता, जूलिया के मशीन पिस्टल से रिट रिट की आवाजों के साथ फायरिंग हुई और शेर धारता हुआ उछल कर गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा। वो सब उस शेर पर से छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे और फिर खासे सफर के बाद वो झाड़ियों से निकलकर एक कते में पहुंच गए। दरख्तों की दूसरी तरफ उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। उस पहाड़ी की तरफ चलो, जल्दी करो, जूलिया ने कहा। तो वो सब दरख्तों के दरमियान से उस पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगे। उस तरफ भी जानवरों की बहुतात थी। उन्हें देखकर चंद शेर गुर्राने लगे, मगर वो उन पर गोलियां बरसाते हुए वहां से निकलते चले गए और फिर थोड़ी ही देर में वो सब उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए। पहाड़ी में उन्हें कुछ ऊंचाई पर एक बड़ा सा शगाफ दिखाई दिया। मेरा ख्याल है इस शगाफ के पीछे जरूर कोई गार होगा, हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, सफ्तर ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। शगाफ काफी बड़ा था
और वहां वाकई एक गार दिखाई दे रहा था। वो सब गार के धाने के करीब पहुंचकर रुक गई। जूलिया ने आगे बढ़कर गार में झांका। जहां तक रोशनी थी वहां तक गार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे तारीकी थी। शायद गार आगे जाकर किसी तरफ मुड़ रहा था। देखो, शायद तुम्हारे बैगों में टॉर्चें हों, जूलिया ने कहा तो उन्होंने बैग कांधों से उतार कर खोले। उनमें ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। बैगों में ताकतवर टॉर्चें भी मौजूद थीं। दूसरे असले के साथ साथ उन बैगों में शिकारी खंजर भी मौजूद थे और खुश्क मेवों के साथ पानी की छोटी बोतलें भी थीं। बहुत खूब, ये सामान हमारे काम आएगा, आओ अंदर चलें, जूलिया ने कहा और वो गार में दाखिल हो गए। आगे जैसे ही अंधेरा आया उन्होंने टॉर्चें रोशन कर लीं। गार वाकई आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ गया था। एहतियात के साथ आगे बढ़ते रहो, ऐसे गारों में अमूमन सांपों और अजदहों का बसेरा होता है, जूलिया ने कहा। वो गार की जमीन, दीवारों और छत पर रोशनी डालते हुए चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, मगर उन्हें वहां सांप तो क्या, मामूली सी चूंटी भी दिखाई नहीं दी थी। काफी आगे जाकर गार बाएं जाने मुड़ गया। वो जैसे ही उस तरफ आए उनके सामने एक खुली जगह आ गई। उस तरफ हॉल नुमा बहुत बड़ी खुली जगह थी। जगह जगह चट्टानें और पत्थर गिरे हुए थे। जमीन पर तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर दीवारों पर उन्हें बड़े बड़े सुराख दिखाई दे रहे थे और वहां उन्हें तेज बदबू के भभके महसूस हो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वहां बेशुमार चूहे मरे पड़े हों। ये सुराख कैसे हैं? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। लगता है यहाँ चिमगादड़ों का बसेरा है, कैप्टन शकील ने उन सुराखों पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा। चिमगादड़ों को छोड़ो, यहाँ इस कदर ताफुन है जिससे मेरा दम घुटता जा रहा है। लगता है हमने यहाँ आकर गलती की है, जूलिया ने कहा। ताफुन से बचने के लिए गैस मास्क पहने जा सकते हैं, सफ्तर ने कहा और उसने बैग से एक गैस मास्क निकालकर जूलिया को दे दिया, जिसे जूलिया ने फौरन मुंह पर चढ़ा लिया। उसके देखा देखी उन सब ने भी अपने बैगों से गैस मास्क निकालकर मुंह पर चढ़ा लिए थे। सफ्तर के पास चूंकि 2 गैस मास्क थे, इसलिए उसने एक जूलिया को देकर दूसरा खुद मुंह पर चढ़ा लिया था। उसी लम्हे उन्हें अपने अकब में धम की आवाज सुनाई दी तो वो सब चौंक कर पलटे। उन्हें एक साया सा एक चट्टान के पीछे जाता दिखाई दिया। ये क्या था? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मैं देखता हूँ, तनवीर ने कहा और टॉर्च लिए उस चट्टान की तरफ बढ़ा। उसके दूसरे हाथ में मशीन पिस्टल था। तनवीर एहतियात से कदम उठाता हुआ उस चट्टान के करीब गया। इससे पहले कि वो चट्टान की दूसरी जानिब देखता, अचानक उसे एक तेज गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे चट्टान के पीछे से एक अजीबोगरीब भूरे रंग की मखलूक उछलकर चट्टान पर आ गई। फिर गार में धम धम की बेशुमार आवाजें सुनाई दी और गार अचानक तेज और खौफनाक गुर्राहटों से गूंज उठा।